Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश के दिन भर की खबरें विस्तार से देखते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बुलाई गई बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कई प्रोजेक्ट में गड़बड़ी और लापरवाही पर सीएम नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि भोपाल में स्मार्ट सिटी के कैमरे बंद पड़े, सीसीटीवी का काम पुलिस को देने की बात भी कही। मीटिंग में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, पीएस मनीष सिंह, कमिश्नर निकुंज श्रीवास्तव मौजूद थे। मीटिंग की शुरुआत में अफसर अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे रहे, लेकिन सीएम ने प्रोजेक्ट में कमियों को लेकर नाराजगी जताई। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि प्रोजेक्ट के बारे में 20 घंटे लगे तो भी बैठेंगे, आप इसे पूरी तरह से बताइए, समझाइए। टेंडर को लेकर भी सवाल पूछा। कहा कि हमें प्राथमिकता तय करनी है कि पहले क्या करना है। सबसे पहले खराब सड़कें सुधारें। सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर हर सोमवार को रिव्यू मीटिंग करें। स्मार्ट सिटी है, बाकी शहरों में भी जाएंगे और उसमें जितना पैसा स्मार्ट सिटी में हमारे पास है वहाँ शहर की क्या प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता के आधार पर वहाँ के जनप्रतिनिधियों के से चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। मध्य प्रदेश से सटे हुए 3 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस दर्ज हो चुके हैं, आ चुके हैं। भोपाल, इंदौर से भेजे गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट अब तक आई नहीं। ऐसे में यह दावा नहीं किया जा सकता कि ओमिक्रॉन मध्य प्रदेश तक पहुंचा नहीं। भोपाल से 1 नवंबर से अभी तक 30 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली भेजे गए। इंदौर से 2 महीने में पॉजिटिव आए 188 सैंपल भेजे गए। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज कोरोना की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए कहा है। सीएम ने कहा दिसंबर में प्रदेश में सभी योग्य लोगों को दूसरा डोज लग जाए, ये हर हाल में करना है। सीएम ने समीक्षा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के भी बातचीत की। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 1 साल के बजाय 7 साल पुराने परिसीमन और आरक्षण पर करवाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए कल 7 दिसंबर की तारीख तय की। ये याचिका नरसिंहपुर के संदीप पटेल और भोपाल के मनमोहन नागर समेत कई याचिकाकर्ताओं ने दाखिल की। इसमें कहा गया है कि संविधान के मुताबिक पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। साथ ही अध्यादेश लाकर आरक्षण प्रक्रिया को रद्द करना संविधान के खिलाफ है। कोर्ट से सरकार को नए परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव करवाने के आदेश दिए जाने की मांग की गई। इधर पूर्व पंचायत मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कोर्ट नहीं जा रही, लेकिन किसी के साथ अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र पर कभी कांग्रेस को भरोसा नहीं रहा। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूछा, कांग्रेस चुनाव से भाग क्यों रही? जो नई परिस्थिति है वो ये है कि इलेक्शंस उन्होंने नोटिफाई कर लिए। आज मेंशन की तो आज उन्होंने तुरंत कल के लिए बोला हर पंचायत तकरीबन एक बराबर रहे। इसमें भी आगे लिखा हुआ कि कितनी पंचायत में कितने वार्ड होंगे, कितनी पोस्ट होंगी। तो रिजर्वेशन सिर्फ पोस्ट तक नहीं है, वार्डों के लिए भी है। कहीं भी अगर अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी वहां खड़ी मिलेगी, यही हमारा काम है। देखिए, चुनाव कोई भी कराएं आप, कांग्रेस उससे पलायन की पहले पूरी कोशिश करेगी। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों रहे? राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव का फैसला लिया है, हम उनका स्वागत करते हैं और कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो गलत है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के गद्दारी वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई। एक तरफ बीजेपी नेताओं ने उन पर तीखा हमला बोला, तो वहीं उनके परिवार को लेकर एक पत्र भी जारी हुआ है। बीजेपी ने पत्र के हवाले से आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह के परिवार की सालों तक अंग्रेजों के प्रति आस्था थी। ये तो सरकार हमारी बन गई थी,
सिंधिया जी चले गए, हमारे उनको छोड़ के 25-30 करोड़ रुपए ले गए एक विधायक का। अरे कांग्रेस के साथ गद्दारी कर गए, ऐसा नहीं करता। किसने सोचा? जनता ने कांग्रेस सरकार बना ली। और देखो, इतिहास इस बात का साक्षी है, एक व्यक्ति गद्दारी करता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दारी के गद्दारों के नाम पे जानी जाती है। दिग्विजय सिंह के इसी बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो इशारों में दिग्विजय सिंह को ही गद्दार कह डाला। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह को भाषा की मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं वो देश के गद्दार हैं, और जो देश के गद्दार हैं उन्हें किसी को गद्दार कहने का अधिकार नहीं है। ये सब जयचंदों की जमात है। दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नई पीढ़ी को हम क्या सिखा रहे हैं, ये हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह का लिखा एक कथित पत्र भी जारी किया। बीजेपी का आरोप है कि जब देशभक्त अंग्रेजों की गोलियां खाकर शहीद हो रहे थे, तब दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह उनके वंशजों से अंग्रेजों की सेवा की दुहाई देकर अपने परिवार के लिए सुविधाएं मांग रहे थे। बीजेपी का दावा है कि ये पत्र 16 सितंबर 1939 को लिखा गया था, जिसे 2002 में भोपाल में पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी में भी रखा गया था। हम आज पूछना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी, आप उत्तर दीजिए कि जब देशभक्त अंग्रेजों की गोलियां खाकर शहीद हो रहे थे, तब आपके पिताजी स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह जी की क्या भूमिका थी? क्या उन्होंने अंग्रेजों के प्रति दिग्विजय सिंह जी और उनके परिवार के समर्पण प्रतिबद्ध था, और देश के साथ जो गद्दारी करी थी उसके बदले उन्होंने कुछ सेवाओं की और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं करी थी? जो कांग्रेस का मूल चरित्र उजागर हुआ है वह है आरोप लगाकर राजनीति करने का। दिग्विजय सिंह जी तो यह भी आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, 3 करोड़ रुपए नेता को पेशकश की गई है। अनेक आरोप इस टाइप में अनर्गल आरोप लगाते रहे, पर वो कभी उन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाए। सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई थी, जिसे लेकर कांग्रेस नेता सिंधिया परिवार पर हमला बोलते आए हैं। इस बार बीजेपी ने कांग्रेस नेता को उसी अंदाज में जवाब दिया है। जाहिर है ये राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। इधर टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा कि बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिराए बिना मंदिर के सबूत देश के सामने नहीं आते। ढांचा गिराने के बाद ही पुरातत्व विभाग को मंदिर के प्रमाण मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया, उसके पीछे हजारों कार सेवकों का बलिदान शामिल है। उमा भारती ने सभी कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी, नमन किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। हम संविधान को प्रणाम करते हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। विकास की दौड़ में जो पिछड़ गए उनके कल्याण के लिए योजनाएं बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने कहा कि बीजेपी अंबेडकर के नाम पर सिर्फ ढोंग कर रही है। संविधान को भी प्रणाम करते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलकर मध्य प्रदेश की सरकार भी सामाजिक समरसता के साथ न्याय सबको, मध्य प्रदेश की सरकार भी कल्याणकारी योजनाएं बना के सबके कल्याण और उत्थान के काम में जुटी हुई है। हर जगह तो पीड़ा ही पीड़ा है, और दूसरा नया वेरिएंट और आ गया है जिससे लोग परेशान हैं। ये तो सरकार फेल हो चुकी है। सरकार ढोंग करती है क्या? केवल ढोंग और नाटक, इसके अलावा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड पर करने का फैसला किया। हफ्ते भर से विश्वविद्यालय के सभी छात्र और यूथ कांग्रेस रेगुलरली परीक्षाएं कराने का विरोध कर रहे थे। यूथ कांग्रेस और छात्रों के दबाव की वजह से यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं को स्थगित करते हुए अब सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने का फैसला किया है।
यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष गोपिल कोटवाल ने बताया कि सरकार ने छात्रों की मांगें मान ली। ये भी साफ किया कि आंदोलन को खत्म करने के लिए एक फर्जी लेटर वायरल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें इस बात का जिक्र है कि परीक्षार्थियों को सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी होगी। विगत एक हफ्ते से ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, वह आज हम जीत चुके हैं। सरकार ने हमारी मांगे मान ली है, यूनिवर्सिटी ने हमारी मांगे मान ली है। आप सभी को बधाई, आप सभी को मुबारक। फोटो वायरल हो रही है नोटिस की आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की कि आप लोगों को एग्जाम सेंटर्स में जाके एग्जाम देना पड़ेगा, वह फेक है। उसकी एफआईआर हमने करा दी है। आप लोग के जो एग्जाम्स पहले होते थे कोविड में, वैसे ही वो एग्जाम्स होंगे। खबर विदिशा से, जहां हिंदूवादी संगठनों ने गंज बसोदा के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य संगठनों का आरोप है कि स्कूल में 8 बच्चों का धर्मांतरण कराया गया। संगठनों ने स्कूल बिल्डिंग पर पथराव किया, आसपास लगे बोर्ड्स को तोड़ दिया। जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था, उस वक्त स्कूल में परीक्षाएं जारी थी। वहीं वेप नेता का आरोप है कि गंज बसोदा निवासी राजेश माथुर ने जमीन को अस्पताल बनाने के लिए दान दिया था, लेकिन यहां पर स्कूल बनाया गया और बच्चों से अधिक फीस वसूली जा रही। साथ ही 8 बच्चों के धर्मांतरण का मामला भी सामने आया। उन्होंने स्कूल की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने स्कूल के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया। एसडीएम ने बताया कि ज्ञापन मिला है, जांच जारी है। इस घटना से स्कूल के स्टूडेंट काफी डरे हुए हैं। करिए कि इनकी जांच करें। अगर जांच में स्कूल प्रबंधक और चर्च दोषी पाया जाता है तो हम ये चाहेंगे कि ये बिल्डिंग की जगह खाली मैदान दिखे और जो भाव दे रहा है इस माधुर जी की जमीन देने के, उस पर अस्पताल ही बने। जो एग्जाम हॉल में बैठे थे हम लोग, उसमें फोड़ दिए, मतलब जो कांच वगैरह थे खिड़कियाँ वो आए हम लोगों के ऊपर, तो हम परेशानी आई तो दूसरे हॉल में जाके एग्जाम देने। उस समय आप बच्चों की क्या स्थिति थी? एग्जाम देने बैठे थे, थोड़ी देर बाद ही जैसे ज्ञापन दिया है तो उस पर जाँच हम पूरी करेंगे कि क्या है स्थिति, बस स्थिति का पता। अगर सेंट जोसेफ स्कूल के प्राचार्य और चर्च के फादर से इस संबंध में कोई पूछताछ होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। सारी जानकारियाँ हम इकट्ठी करेंगे, क्या है तो पूरी जानकारी ली जाएगी। राजधानी भोपाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। एक लड़की सरेराह चलते ट्रैफिक के बीच में युवक को थप्पड़ जड़ते हुए कैमरे में कैद हुई। कैमरे में कैद ये नज़ारा चूना भट्टी पुलिस चौकी के पास का है। वीडियो में लड़का माफ़ी मांगता नजर आ रहा है। युवक और युवती कौन है, फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी पुलिस थाने शिकायत लेकर नहीं पहुंचा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर अब पुलिस ने संज्ञान लिया और दोनों की पहचान करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि लड़की की गाड़ी से लड़के की गाड़ी टकरा गई और इस बात पर नाराज लड़की ने लड़के की कॉलर पकड़कर सरेराह सबके सामने उसको कई तमाचे जड़े। जो तिराहा है चूना भट्टी, कोलार और बंसल हॉस्पिटल के जाने के रास्तों का, वहाँ पर संभवतः उस एरिया के आसपास एक घटना घटी है जो कोलार चूना भट्टी थाने के अंतर्गत आता है। इसका संज्ञान लिया गया है। अभी पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग हैं कौन। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये रुका हुआ है। जैसे ही हमारे पास संज्ञान पता चलता है तो उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों को मछली पालन के नाम पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड ब्रिजेंद्र कश्यप को गुरुग्राम में दबिश देकर भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ब्रिजेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए 10 दिन से लगातार सर्विलांस पर उसके मोबाइल को रखे थी। जैसे ही ब्रिजेश के सटीक लोकेशन का पता चला, पुलिस ने उसको पकड़ा, गुड़गांव से भोपाल लेकर आया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 7 दिसंबर तक की रिमांड पर ले लिया है। खास बात यह, आरोपी को पकड़ने के लिए 7 राज्यों की पुलिस मशक्कत कर रही थी, लेकिन सफलता मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ लगी। आरोपी ब्रिजेंद्र ने फिश राइज नाम की कंपनी बनाई और किसानों को आय दोगुनी करने के नाम पर तालाब में मछली पालन के लिए 5-5 लाख रुपए लिए थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत दूसरे प्रदेश में कंपनी ने 3000 से ज़्यादा किसानों को झांसा दिया। कई साल बाद मुनाफा न होने पर किसानों ने कोएफिजा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इंदौर में अब कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मरीज मिले। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की तादाद 40 हो गई। विदेश से आए नागरिक लापरवाही पर उतारू हैं। नवंबर में विदेश से इंदौर आए 395 लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग को मिली है, जिनमें से अब तक 95 लोगों के बारे में कुछ पता नहीं लगा है। प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। ये लोग अमेरिका, यूके, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों से दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, गोवा होते हुए इंदौर पहुंचे हैं।
इनकी सैंपलिंग के लिए 38 टीमें बना दी गईं। 5 दिन से काम कर रही हैं, लेकिन अब तक इन यात्रियों का पता नहीं चला। जिले में अभी तक कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,53,372 हो गई, जबकि 1,51,939 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,393 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश सरकार शहर के हर एक नगरीय वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की योजना पर काम कर रही है। इंदौर में 7 नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की तैयारी है। आम जनता को सुगमता से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, इसके लिए शासन ने हर एक वार्ड में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इंदौर में यदि वार्ड का क्षेत्रफल बड़ा होता है तो वहां 2 केंद्र भी शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि इंदौर में 45 स्वास्थ्य केंद्र पहले से मौजूद हैं, इसीलिए सिर्फ 7 नए स्वास्थ्य केंद्रों को खोला जाएगा। इसके लिए भवन और जगह की तलाश शुरू हो गई है। देखिए 30,000 के पॉपुलेशन पे एक यूपीएससी का गाइडलाइन गवर्नमेंट से मिला है। उसी का पालन कराने के लिए भी हर वार्ड की जनसंख्या के अनुरूप हमने मैपिंग कर ली है और कोशिश कर रहे हैं कि हर वार्ड में 2 से 3 के आसपास हमारी यूपीएससी डेवलप हो जाएंगी। जबलपुर में सरकारी वाहन के दुरुपयोग का मामला सामने आया। दरअसल पाटन बिजली विभाग के सहायक अभियंता शैलेंद्र सिंह चौहान को मिले शासकीय वाहन का उनकी गैर हाजिरी में जमकर दुरुपयोग किया गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बोलेरो कार नुनसर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम पड़रिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में बिजली विभाग के कर्मचारी और ड्राइवर कार्यक्षेत्र के बाहर घूम रहे थे। चर्चा है कि शासकीय वाहन चालक नशे में धुत था। घटनास्थल पर ग्रामीणों से विवाद हुआ, जिसे पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया। मामले में जब सहायक अभियंता से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी शादी है और वो छुट्टी पर घर आए। विभाग के अधिकारी मामले में जांच कराए जाने की बात कह रहे हैं। परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर अवैध रूप से ऑटो रिक्शा संचालन के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि 2 हफ्ते में सरकार कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं कर पाई। अगर यही रवैया रहा तो ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से अवैध ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे सिर्फ कागजी बताया और खारिज भी कर दिया। चीफ जस्टिस ने पुख्ता कार्रवाई के लिए सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार अवैध ऑटो रिक्शा संचालन पर ठोस कार्रवाई करे, अपना जवाब बुधवार को पेश करे। इसके पहले भी हाईकोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट विभाग अवैध ऑटो पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा तो ये काम किसी दूसरी एजेंसी को सौंप देंगे। इस तरीके से काम चलता रहा तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में खासकर जो अधिकारी हैं उनकी नौकरियां भी जा सकती हैं। ऐसा माननीय न्यायालय ने कहा है और कहा है कि इस पे आप बरसों तक कोई ठोस कार्रवाई करते नहीं हैं, तो हम इसके बारे में और कुछ उपाय करेंगे और इसके बारे में उचित आदेश पास करेंगे। कोर्ट ने इस मामले में काफ़ी गंभीरता से इसको लिया है मामले को और अधिकारियों को फटकारा है। इसमें सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण देने की मांग को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल मध्य प्रदेश की अदालतों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण देने की मांग को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में जवाब देने के लिए राज्य सरकार को अंतिम मोहलत देते हुए 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा और जवाब न आने पर संबंधित अधिकारी को कोर्ट में तलब करने की चेतावनी दी। हाईकोर्ट में याचिका ओबीसी वेलफेयर एडवोकेट्स एसोसिएशन ने दायर की, जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों में नियुक्त होने वाले सरकारी वकील लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति में अलग अलग वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। मामले में अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। माननीय न्यायालय ने अंतिम मौका दिया है कि अंतिम रूप से आपको मौका दिया जा रहा है कि 6 सप्ताह के अंदर आप जवाब पेश करें, अन्यथा अगली बार फिर किसी भी ओआईसी को यहाँ पर्सनल प्रेजेंस में बुलाया जाएगा। 17 तारीख के हाँ, अगली सुनवाई 17 जनवरी 2022 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की है। आज होमगार्ड का 75वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिरकत की, परेड का निरीक्षण किया। होमगार्ड्स ने आपदा प्रबंधन का मॉक ड्रिल किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नगर सैनिकों का हर साल होने वाला कॉल ऑफ अब 3 साल में होगा। ये भी कहा कि जबलपुर में 135 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय आपदा संस्थान बनाया जाएगा। जबलपुर में होमगार्ड के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, साथ ही परेड के साथ मॉक ड्रिल हुई।
के बाद तय किया है कि 50 करोड़ रुपए इनको एचडी से फंड से 10 जीप के लिए, 58 यूटिलिटी व्हीकल के लिए, तो हमारे समस्त होमगार्ड के जवान थे जो हर साल 2 महीने का उन्हें कॉल ऑफ मिलता था, उसे अब 3 साल कर दिया गया। हमारे जो मंगेली जबलपुर में था उसके लिए 130 करोड़ रुपए की आज मंजूरी की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।